पार्ट थर्ड, EFM बिजनेस बजटिंग, सेकंड पेपर है, ऑप्शनल पेपर है आपकी। कल हमने बजट बनाने की प्रक्रिया पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बजट कोऑर्डिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव बजटिंग। बजट समन्वय और बजट, अच्छा बजट तैयार हो उसके लिए क्या क्या उसमें विशेषताएं या गुण होने चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बजट समन्वय। बजट समन्वय का अभ्यास है, ये कहा जाता है। आजकल क्या होता है कि बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थाओं में व्यावसायिक क्रियाओं को अनेक उपक्रियाओं में बांट दिया जाता है और अलग अलग निश्चित विभाग बना दिए जाते हैं, जैसे विक्रय विभाग, क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, श्रम विभाग, वित्त विभाग। इस तरह से अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं और व्यवसाय के सफल संचालन के लिए इन सभी विभागों में घनिष्ठ सहयोग और संपर्क होना भी जरूरी है, तभी हम किसी व्यवसाय की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय का कोई भी विभाग स्वतंत्र नहीं होता है। प्रत्येक विभाग जो होता है वो दूसरे विभाग से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे विक्रय विभाग की अधिकतम विक्रय करने की इच्छा बिना उत्पादन विभाग के सहयोग के केवल हवाई महल बनकर रह जाएगा, क्योंकि जब तक उत्पादन विभाग जो है उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं करेगा तब तक बिक्री में वृद्धि संभव नहीं हो सकती। लेकिन उत्पादन विभाग बिना वित्त विभाग के, क्रय विभाग के और श्रम विभाग के सहयोग के उत्पादन में वृद्धि भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार व्यवसाय का कोई भी विभाग जो है वो स्वतंत्र नहीं है और इन सभी विभागों में जब तक सहयोग की भावना नहीं होगी तब तक व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन भी नहीं किया जा सकता। तो विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले बजटों की अंतर्निर्भरता और समन्वयात्मक प्रकृति जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बजट नियोजन का वाहन है और बजट निर्माण के लिए सभी विभागों में सामंजस्य या समन्वय की आवश्यकता होती है। यह समन्वय एक बजट अधिकारी के माध्यम से संभव हो पाता है। यह अधिकारी एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित करता है जिसमें प्रत्येक विभागाधिकारी अपने विभाग का पक्ष विवेकपूर्ण तर्कों द्वारा प्रस्तुत करता है। बुए व लजारस ने तो यहाँ तक कहा है कि बजट निर्माण एक व्यवसाय के विभिन्न विभागों की योजनाओं को शामिल करता है और उनमें समन्वय विभिन्न विभागाधिकारियों के मध्य परामर्श द्वारा संभव हो पाता है। ये परामर्श अनुमान पर आधारित ना होकर ठोस तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित होते हैं। जो बजट अंतर्निर्भरता और समन्वय है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे सामग्री बजट है वह श्रम बजट और उसमें उत्पादन ऊपरी व्यय बजट होगा। सामग्री बजट उत्पादन बजट पर निर्भर, उत्पादन बजट जो है उसमें पूंजी बजट, विक्रय बजट और रोकड़ बजट शामिल होगा। अब मास्टर बजट जो है इन सभी बजटों का एक संक्षिप्त परिचय होता है, जैसे प्रशासन विक्रय बजट, विक्रय एवं वितरण बजट, पूंजी बजट, विक्रय बजट, रोकड़ बजट, उत्पादन बजट, श्रम बजट, सामग्री बजट, उत्पादन ऊपरी बजट। ये सारे बजट जब तैयार किए जाएंगे तभी लास्ट में हम क्या तैयार कर सकते हैं, मास्टर। तो मास्टर बजट से सभी बजट जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि श्रम बजट भी, सामग्री बजट, उत्पादन ऊपरी व्यय बजट, इससे उत्पादन बजट तैयार हुआ। उत्पादन बजट जो है उसमें पूंजी बजट और रोकड़ बजट होगा। रोकड़ बजट
के साथ विक्रय बजट होगा, फिर मास्टर बजट के लिए हमें पूंजी बजट और प्रशासन, विक्रय एवं वितरण बजट। तो सभी बजटों को जो है वो यहाँ पे ये करता है कि बजटों की अंतर निर्भरता, देखिए आप, सब में अंतर निर्भरता है और समन्वयमक प्रकृति पाई जाती है। तो इस प्रकार बजटों में समन्वय स्थापित होता है। नेक्स्ट है प्रभावशाली बजटन के आवश्यक तत्व। वर्तमान में व्यावसायिक बजटन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। और बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं ऋण प्रदान करते समय संस्था के भावी क्रियाकलापों के बारे में अनेक सूचनाओं की मांग करता है। इसलिए बजट निर्माण एक अनिवार्य प्रक्रिया हो गई है। किंतु बजट तैयार करते समय ये हम सोचें कि ये बहुत ही आसान कार्य है, तो ऐसा नहीं है। एक व्यावसायिक संस्था में यदि बजट को आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है, उसमें कुछ गुणों का होना जरूरी है। तो पहला है, जैसे पहला स्पष्ट परिभाषित नीतियाँ और उद्देश्य, दूसरा उच्च स्तरीय प्रबंध का समर्थन, तीसरा अधिकार एवं दायित्व की स्पष्ट रेखाएं, चौथा पूर्ण भागीदारी, पांचवा सुदृढ़ पूर्वानुमान, छठा लागत एवं सांख्यिकीय सूचनाएं, सातवां पर्याप्त एवं नियोजित लेखांकन पद्धति, आठवां उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना। इसमें 3 उत्तरदायित्व केंद्र आते हैं, लागत केंद्र, लाभ केंद्र और विनियोग केंद्र। नौवां सामयिक प्रतिवेदन प्रणाली बजट, 10वां बजट प्रक्रिया की शिक्षा और 11वां लोचशीलता। तो इस प्रकार से 11 गुणों का होना इसमें जरूरी है। अब प्रत्येक गुण का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला है स्पष्ट परिभाषित नीतियाँ एवं उद्देश्य। बजट संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति का क्या है, एक साधन है। इसलिए बजट की सफलता के लिए उसमें जो उद्देश्य निहित होते हैं, नीतियाँ जो होती हैं, वो क्या होनी चाहिए, स्पष्ट परिभाषित होनी चाहिए। इससे क्या होगा, प्रत्येक विभागाध्यक्ष यह जान जाएगा कि इन नीतियों का उसके विभाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में बजट प्रणाली सफल नहीं हो पाएगी और ना ही बजट का क्रियान्वयन योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही कर्मचारियों में उचित निर्देशन का भी अभाव रहेगा, जिससे प्रबंध के सभी प्रयास हमारे व्यर्थ हो जाएंगे। अब बजट के लक्ष्य या प्रस्तावित कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिन्हें उचित प्रयत्नों से प्राप्त हम कर सकते, आसानी से हम प्राप्त कर सकें। यदि बहुत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं तो उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण कर्मचारी निराश होते हैं। और लक्ष्य यदि नीचे होते हैं तो उससे भी कर्मचारियों के कार्यों में क्या होती है, शिथिलता आ जाती है। दूसरा पॉइंट है उच्च स्तरीय प्रबंध का समर्थन। बजटन एक लेखांकन पद्धति ही नहीं है, बल्कि प्रबंध का एक महत्वपूर्ण तंत्र भी है। ये उच्च स्तरीय प्रबंध को बजटन की प्रकृति और विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है और इसे लागू करने के लिए उसे हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक संस्था बजट योजनाओं को तभी सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकती है जब प्रबंध का रचनात्मक समर्थन प्राप्त हो और वह बजट के क्रियान्वयन के लिए निर्देश देता है। हो उच्च प्रबंध की रुचि और सहानुभूति के अभाव में कोई भी बजटन प्रणाली सफल नहीं हो सकती। बजट में उच्च प्रबंध का विश्वास अधीनस्थ कर्मचारियों में आत्मविश्वास जागृत करता है। तीसरा पॉइंट है अधिकार एवं उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएं। बजट निर्माण और उसके कुशल संचालन के लिए एक सुदृढ़ संगठन व्यवस्था जरूरी है। बजट निर्माण सभी विभागों का सहकारी प्रयत्न होता है। साथ मिलकर कार्य करना सहकारी प्रयत्न कहलाता है, जो विभिन्न विभागों के मध्य उचित समन्वय द्वारा ही संभव हो सकता है, सहयोग के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी विभागाध्यक्षों के अधिकार और उत्तरदायित्व जो हैं वो स्पष्ट कर दिए जाएं।
स्पष्ट अधिकार और उत्तरदायित्व के अभाव में या तो प्रबंधकों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा या वे ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे जिनके लिए उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। चौथा है पूर्ण भागीदारी। बजटन पद्धति को विकसित करने में सभी स्तरों पर प्रबंधकों और उनके सहायकों को भाग लेना चाहिए। यदि कर्मचारियों के बजट लक्ष्यों को विकसित करने में भाग लिया है तो वे उन्हें प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। भागीदारी धनात्मक अभिप्रेरणा को जन्म देती है, जबकि अनिच्छा युक्त भागीदारी ऋणात्मक अभिप्रेरणा को जन्म देती है। यानी बिना इच्छा के कोई कार्य करेगा तो ऋणात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगी और इच्छा के द्वारा कार्य करेगा तो धनात्मक अभिप्रेरणा हो जाएगी, जिससे कर्मचारी कम उत्पादक हो जाता है। यदि ऋणात्मक होगा तो कम उत्पादक होगा और धनात्मक होगा तो वो अधिक उत्पादक होगा। नेक्स्ट है सुदृढ़ पूर्वानुमान। विभागाध्यक्षों द्वारा विभिन्न प्रकार के बजट तैयार करने और उन्हें उच्च प्रबंध के उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए सुदृढ़ पूर्वानुमान करने आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमान व्यापारिक कालाबाजारी है। यह उस कार्य को यथार्थ व्याख्या है जिसे प्रबंधक को अपने भविष्य की व्यापारिक गतिविधियों को पहले से ही जानने के लिए करना पड़ता है। बाजार स्थिति के विश्लेषण में उद्योग में संस्था की सापेक्षिक स्थिति, अन्य संस्थाओं या उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, मौसमी परिवर्तन, व्यापार चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। विक्रय बजट को पूरा करने के लिए उत्पादन लागत, जिसमें सामग्री, श्रम और तीनों तत्वों को ध्यान में रखा जाता है, का पूर्वानुमान किया जाता है। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, लागत और सांख्यिकीय सूचनाएं। ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं कि बजट निर्माण के लिए पूर्वानुमान जरूरी है और इन पूर्वानुमानों के लिए पर्याप्त लागत सूचनाओं का होना जरूरी है और ये लागत सूचनाएं पूर्वानुमान और व्यावसायिक नीति का उत्पादन में रूपांतरण करने के लिए आधार का काम करती हैं। लागत सूचना से ये प्रकट किया जाता है कि निर्धारित मात्रा में उत्पादन के लिए कितनी लागत पड़ेगी। यही नहीं बल्कि किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, उत्पादन जारी रखा जाए या अन्य किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए, निर्णय इन लागत सूचनाओं के आधार पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त एवं नियोजित लेखांकन पद्धति। बजट का निर्माण लेखांकन पद्धति से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। निष्पादन का नियंत्रण वास्तविक निष्पादन और नियोजित निष्पादन की तुलना के द्वारा ही संभव होता है। इसलिए ये जरूरी है कि संस्था में एक पूर्ण सुनियोजित लेखांकन पद्धति को अपनाया जाए, जिससे बजट उद्देश्यों की पूर्ति करना आसान हो सके और इसके लिए बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए अपनाई गई लेखांकन पद्धति पर्याप्त नहीं होती है। बाह्य उपयोगकर्ता कौन? अंशधारी लेनदार। तो फिर बजटन के लिए हमें सुदृढ़ उत्तरदायित्व लेखांकन पद्धति को ही अपनाया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत लेखे उत्तरदायित्व केंद्रों के आधार पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना। बजट के लिए प्रत्येक अधिकारी को ये ज्ञान होना जरूरी है कि उसके क्या अधिकार हैं और किन कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके लिए बजट केंद्रों की स्थापना होनी जरूरी है। उत्तरदायित्व केंद्र एक उपक्रम का विभाग या उप विभाग होता है जो नियंत्रण के लिए एक प्रबंधक के अधीन कार्य करता है। प्रबंधक उस उत्तरदायित्व केंद्र की क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होगा और प्रबंधकीय नियंत्रण की दृष्टि से ये 3 प्रकार के उत्तरदायित्व केंद्र होते हैं: लागत केंद्र, लाभ केंद्र और विनियोग केंद्र। लागत केंद्र ऐसा उत्तरदायित्व केंद्र जिसका प्रबंधक उस उप विभाग द्वारा की गई लागतों के लिए उत्तरदायी होता है और वह उस केंद्र में लाभ या विनियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होता।
दूसरा, लाभ केंद्र। जब एक उपक्रम के किसी उत्तरदायित्व केंद्र द्वारा आगमों का सृजन किया जाता है तो उसे हम लाभ केंद्र कहते हैं। लाभ केंद्र निष्पादन का प्रभावपूर्ण मूल्यांकन करता है क्योंकि इनमें लागत और आगम दोनों का मौद्रिक रूप में मापन किया जाता है। तीसरा है विनियोग केंद्र। ऐसा उत्तरदायित्व केंद्र जिसका प्रबंधक लागत और आगमों के लिए उत्तरदायी होने के साथ साथ उस केंद्र द्वारा प्रयुक्त संपत्तियों पर एक उचित प्रत्याय दर अर्जित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामयिक प्रतिवेदन प्रणाली। एक प्रभावशाली बजट पद्धति के लिए शीघ्र और सामयिक संप्रेषण एवं प्रतिवेदन प्रणाली का होना भी जरूरी है। वास्तविक निष्पादन की बजटेड निष्पादन से सामयिक तुलना विचरणों को दर्शाती है। इन विचरणों को प्रबंधन के उचित स्तर पर शीघ्र प्रतिवेदित करना चाहिए और प्रतिवेदन प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें विचरणों के साथ साथ इनके कारणों और उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में भी सूचित किया जा सके, जिससे प्रबंधन उचित सुधारात्मक कार्रवाई कर सके। नेक्स्ट है बजट प्रक्रिया की शिक्षा। उपक्रम के कर्मचारियों को बजट की प्रकृति, विशेषताएं, महत्व और विधियों के बारे में भी शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि बजटन की सफलता को प्राप्त किया जा सके। उन्हें इस बात की भी शिक्षा दी जानी चाहिए कि बजट परिणामों का निर्वचन और बजट के माध्यम से निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, और इस कार्य को करने के लिए कर्मचारियों में बजट पुस्तिकाओं और अन्य लिखित सामग्री का वितरण भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा बैठकों, गोष्ठियों और अधिशासी विकास कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। इन गोष्ठियों में लक्ष्य निर्धारित करने और वास्तविक एवं पूर्वानुमानित परिणामों की तुलना और विश्लेषण करने की जानकारी भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, लोचशीलता। बजटन पद्धति लोचपूर्ण होनी चाहिए, जिससे कि समय समय पर उत्पन्न उन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया है। मांग में उच्चावचन, कच्चे माल की उपलब्धि न होना, हड़ताल जैसे कारणों से वास्तविक परिणाम बजट अनुमानों से अलग हो जाते हैं। तो व्ययों के अनुमानों का वास्तविक परिणामों से समायोजन करके ही तुलना की जा सकती है। तो बजट में लोचशीलता का अभाव प्रबंधकों और अधीनस्थ कर्मचारियों की निर्णय स्वतंत्रता और पहल को भी कम कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 11 गुण यदि इसमें बजट बनाते वक्त पाए जाते हैं या बजट में पाए जाते हैं तो वो बजट सबसे अधिक प्रभावशाली होता है और उसके माध्यम से हम बजट की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, उसके संचालन को सुव्यवस्थित और सरल बना सकते हैं और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं।